नमस्कार। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम अपने ब्रह्मांड की विशालता को समझने की कोशिश करेंगे, अणु से लेकर आकाशगंगा और उससे भी आगे अनंत ब्रह्मांड तक। क्या आप तैयार हैं इस अनोखी यात्रा के लिए? तो शुरुआत करते हैं। सबसे छोटे कणों से परमाणु और अणु, हर चीज जो हम देखते हैं वो इन छोटे कणों से बनी है। हम ये देखेंगे कि कैसे परमाणु और अणु मिलकर हमारे शरीर, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि हमारी धरती का निर्माण करते हैं। परमाणुओं से मिलकर बनी कोशिकाएं हमारी त्वचा, दिल, मस्तिष्क और अन्य अंगों का निर्माण करती है। एक इंसान के शरीर में करीब 37 ट्रिलियन कोशिकाएं होती है। थोड़ा सोचते हैं हम कि एक इंसानी शरीर में कितनी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। अब हम कोशिकाओं से बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी पृथ्वी का व्यास करीब 12,700 भाग्यवती 42 किलोमीटर है। पृथ्वी हमारे जीवन का केंद्र और हमें ब्रह्मांड में बांधने वाला ग्रह है, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा हिस्सा है इस अनंत ब्रह्मांड का। अब हम पृथ्वी से सौरमंडल की ओर बढ़ते हैं। सूरज के चारों ओर घूमते हुए ग्रह, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति से लेकर सबसे छोटा ग्रह बुध। हमारा सौरमंडल 2 सौभाग्यवती 87.46 अरब किलोमीटर में फैला हुआ है। ब्रह्मांड का विस्तार एक आयामहीन पैमाने कारक द्वारा पैरामीटराइज्ड है। इसे कॉस्मिक स्केल फैक्टर या कभी-कभी रॉबर्टसन वॉकर स्केल फैक्टर के रूप में भी जाना जाता है। यह फ्रीडमैन समीकरणों का एक प्रमुख पैरामीटर है। बिग बैंग के शुरुआती चरणों में अधिकांश ऊर्जा विकिरण के रूप में थी और वह विकिरण ब्रह्मांड के विस्तार पर प्रमुख प्रभाव था। बाद में विस्तार से ठंडा होने के साथ पदार्थ और विकिरण की भूमिकाएं बदल गई और ब्रह्मांड पदार्थ प्रधान युग में प्रवेश कर गया। हाल के परिणामों से पता चलता है कि हम पहले से ही डार्क एनर्जी के प्रभुत्व वाले युग में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन पदार्थ और विकिरण की भूमिकाओं की जांच प्रारंभिक ब्रह्मांड को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड के विस्तार को चिह्नित करने के लिए आयामहीन पैमाने के कारक का उपयोग करते हुए विकिरण और पदार्थ के प्रभावी एनर्जी डेंसिटी अलग अलग पैमाने पर होते हैं। इससे बहुत शुरुआती ब्रह्मांड में रेडिएशन डोमिनेटेड एरा की शुरुआत होती है, लेकिन बाद के समय में मैटर डोमिनेटेड एरा में संक्रमण होता है और लगभग 4 बिलियन साल पहले डार्क एनर्जी डोमिनेटेड एरा की शुरुआत होती है। विस्तार के बारे में कुछ जानकारी न्यूटोनियन एक्सपेंशन मॉडल से प्राप्त की जा सकती है, जो फ्राइडमैन समीकरण के सिंप्लीफाइड वर्जन की ओर ले जाती है। यह उचित दूरी से संबंधित है। हमारी सोलर सिस्टम के बाहर है हमारी आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे कहा जाता है। इसमें अरबों तारे हैं और हर तारे के चारों ओर कई ग्रह होते हैं। हमारी आकाशगंगा का व्यास करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष है। हमारी आकाशगंगा अकेली नहीं है। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं, जैसे एंड्रोमेडा। ये आकाशगंगाएं एक दूसरे से लाखों प्रकाश वर्ष दूर है। सोचिए कितनी दूर और कितना विशाल है यह ब्रह्मांड। आकाशगंगाएं मिलकर समूह बनाती है। हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा जैसी आकाशगंगाएं मिलकर एक स्थानीय समूह बनाती है और फिर ये स्थानीय समूह मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं, जैसे लनियाकेरा सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर भी ब्रह्मांड के पूरे पैमाने को नहीं समझा सकते। हमारे सामने अनंत विस्तार में फैला हुआ ब्रह्मांड है, जिसमें अरबों आकाशगंगाएं, ट्रिलियन तारे और असीम संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा स्थान कितना छोटा है, लेकिन ये हमें एक खास एहसास दिलाता है कि हम इस अनंत में हैं। हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड की कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। अभी हमने ब्रह्मांड के स्थानीय समूह और सुपर क्लस्टर तक की यात्रा की है, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल यह तो अभी शुरुआत है। इस अनंत ब्रह्मांड में सुपर क्लस्टर से भी बड़े और अद्भुत ढांचे मौजूद हैं, जिन्हें कॉस्मिक वेव कहा जाता है। कॉस्मिक वेव ब्रह्मांड का एक जाल है, जिसमें आकाशगंगाएं और सुपर क्लस्टर्स पतली धागों जैसी संरचनाओं में फैली हुई है। इस वेव में प्रकाश वर्षों तक फैले फिलामेंट्स होते हैं, जो गैस, डार्क मैटर और अन्य पदार्थों से बने होते हैं। इन फिलामेंट्स के बीच खाली स्थान
या वॉइड्स होते हैं जो कई लाख प्रकाश वर्ष चौड़े हो सकते हैं। यह सब एक विशाल ढांचे का हिस्सा है जिसमें हमारी आकाशगंगा केवल एक कण के समान है। सोचिए, अगर हम इस पूरे कॉस्मिक वेव को एक बार में देख सकते तो यह कितना अद्भुत नजारा होता। अब हम एक और रहस्यमय तत्व की बात करेंगे जिसे डार्क मैटर कहा जाता है। डार्क मैटर ऐसा पदार्थ है जिसे हम सीधे देख नहीं सकते, पर इसका प्रभाव हर जगह है। यह आकाशगंगाओं के घूर्णन, उनके समूह बनाने की प्रक्रियाओं और ब्रह्मांड के फैलाव को प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसमें 85% डार्क मैटर का ही योगदान है, जबकि बाकी 15% सामान्य पदार्थ का है। डार्क मैटर इस विशाल ब्रह्मांड का रहस्य है जिसे आज तक हम समझने में असमर्थ है। डार्क मैटर के साथ ही डार्क एनर्जी का भी ब्रह्मांड पर गहरा प्रभाव है। यह वह बल है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रहा है। दरअसल जब वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के विस्तार को देखा तो यह समझ में आया कि यह तेजी से हो रहा है, जो कि डार्क एनर्जी के कारण है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के 70% हिस्से में फैली हुई है और यह हमें एक नया सवाल देती है कि क्या कभी यह विस्तार थमेगा या फिर किसी दिन हर चीज इतनी दूर हो जाएगी कि कोई भी तारा या आकाशगंगा एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। ब्रह्मांड के इस अद्भुत और रहस्यमय विस्तार में क्वासर्स, ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स जैसी संरचनाएं भी शामिल है। क्वासर्स उन विशाल चमकदार वस्तुओं में से हैं जो अपनी आकाशगंगा के केंद्र में पाई जाती हैं और इनमें असाधारण मात्रा में ऊर्जा होती है। क्वासर्स ब्रह्मांड के सबसे ऊर्जावान और चमकीले पिंड है और ये इतने दूर है कि इन्हें देखने का मतलब है अतीत में झांकना, क्योंकि उनका प्रकाश हम तक पहुंचने में अरबों साल लग जाता है। अब बात करते हैं ब्लैक होल्स की। ब्लैक होल्स अंतरिक्ष के ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी वहां से बाहर नहीं निकल सकता। हर आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल होता है और हमारे मिल्की वे के केंद्र में भी एक ऐसा ही सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसे सजिटेरियस ए कहते हैं। ब्लैक होल्स का अध्ययन ब्रह्मांड के विकास और उसकी संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम इतने विशाल ब्रह्मांड की बात करते हैं तो यह हमें एक गहरी अनुभूति देता है कि हमारा अस्तित्व इस अनंतता में कितना छोटा है, परंतु इसी विशालता में हमारी दुनिया, हमारा जीवन और हमारे विचार एक खास अर्थ रखते हैं। हम इस ब्रह्मांड के उन हिस्सों में से हैं जो इसे देख सकते हैं, सोच सकते हैं और इसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। हमारी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती, यह तो केवल एक खिड़की है उस अनंत ब्रह्मांड की ओर जिसे हम विज्ञान के माध्यम से देख सकते हैं। हर नई खोज, हर नई दृष्टि और हर नया सवाल हमें इस अनंत में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमारी इस ब्रह्मांडीय यात्रा में अभी और गहराई है। ब्रह्मांड की इन विशाल संरचनाओं को जानने के बाद एक सवाल उठता है, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कहीं और जीवन हो सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने इंसान को सदियों से सोचने पर मजबूर किया है। आइए सबसे पहले हमारे सौरमंडल के भीतर संभावनाओं पर विचार करें। पृथ्वी के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां जीवन की संभावना हो सकती है, जैसे बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा एनसेल्स। इन दोनों चंद्रमाओं के बर्फीले सतह के नीचे तरल पानी की विशाल झीलें मौजूद हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन झीलों में कुछ छोटे सूक्ष्म जीव या जीवों का जीवन हो सकता है। इसके लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए अंतरिक्ष यान इन चंद्रमाओं पर भेजे जाने की योजना में है ताकि सतह के नीचे की संभावनाओं को देखा जा सके। इसके बाद हमारे सौरमंडल से बाहर निकलते हैं और ब्रह्मांड में मौजूद अन्य ग्रहों की बात करते हैं जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। एक्सोप्लैनेट्स ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे सौरमंडल से बाहर किसी अन्य तारे की परिक्रमा कर रहे होते हैं। अब तक वैज्ञानिकों ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अपने तारे के गोल्डिलॉक्स जोन में स्थित हैं, यानी ऐसे क्षेत्र में जहां न तो बहुत गर्मी होती है और न ही बहुत ठंड, और पानी तरल रूप में हो सकता है। लेकिन जीवन की खोज में केवल पानी होना ही काफी नहीं है। जीवन के लिए आवश्यक कार्बनिक यौगिक, ऊर्जा स्रोत और स्थिर वातावरण भी महत्वपूर्ण है। यह पता करना कि किसी अन्य ग्रह पर जीवन है
या नहीं विज्ञान की सबसे चुनौतीपूर्ण पहेलियों में से एक है। कुछ खास ग्रहों की सतह या वायुमंडल में ऐसे रसायनों का पता चला है जो जीवन की उपस्थिति की ओर इशारा कर सकते हैं, जैसे कि फोस्फीन, जो कि कुछ ग्रहों पर पाया गया है और जिसे जीवन की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। ब्रह्मांड के बारे में जितना हम जानते हैं उससे कहीं अधिक रहस्य बाकी है। हमारा अस्तित्व इस अनंत विस्तार में शायद धूल का कण ही है, लेकिन इस धूल के कण का महत्व है क्योंकि हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, उसे देख सकते हैं और उसके रहस्यों को खोल सकते हैं। जब भी हम सितारों की ओर देखते हैं, यह हमें हमारी सीमाओं के परे की यात्रा पर ले जाता है, हमारी कल्पना को पंख देता है और हमें एक गहरी कनेक्शन का एहसास कराता है। इस ब्रह्मांडीय यात्रा में शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी उस महान अनंत का हिस्सा है जिसमें हम एक अद्भुत तरीके से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है वैसे वैसे हमें यह एहसास होता है कि हम ब्रह्मांड को जीतना खोज रहे हैं, वह भी हमें खोज रहा है। यह यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। भविष्य में हो सकता है हम ऐसी तकनीकें विकसित करें जो हमें और भी दूर ले जा सके, जो हमें उन स्थानों की सैर करवा सके जहां आज हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय सफर को जारी रखते हैं, अनंत रहस्यों को खोजने और अपनी सीमाओं के पार जाकर समझने के लिए तैयार रहते हैं।